हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। मतलब जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो, प्लस में जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके और जब ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगी, कहने का मतलब है जब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब मैं कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे। तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 128 पे क्वेश्चन दिया गया है। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में उसका आंसर देखेंगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कोपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो डीएनए की कोपिंग होती है, मतलब डीएनए की कॉपीज बनती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डीएनए पहले तो यही समझो कि डीएनए होता क्या है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है? डीएनए की फॉर्म में होता है। ठीक है, डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, और उससे क्या होगा? बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, मतलब पेरेंट्स से प्रोजेनीज बनी है। ठीक है, पेरेंट्स के जैसा जेनेटिक मटेरियल उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ है, तो क्या होगा? बॉडी डिज़ाइन सेम होगा जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। DNA copying is important for the inheritance of traits from parents to the offspring। Inheritance का मतलब क्या होता है? Inheritance का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना from parents to offspring is inheritance। तो इनहेरिटेंस होता है किसका? ट्रेट्स का। ट्रेट्स को कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनीज के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है, ओनली एनी वेरिएशन इन डीएनए कोपिंग विल गिव राइज टू ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब देखो क्या है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, अच्छे से समझो क्या होता है। देखो सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये आप लोगों को पता है ना कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है जीन्स को। ये क्या है? ये है जीन्स। और ये क्या है? ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स। ठीक है, जीन्स, और इनमें क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया आपको? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए में और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है। अब डीएनए की कॉपी करना तो ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट सेल हैं, पेरेंट सेल से प्रोजेनी बनानी है। ठीक है, पेरेंट्स हैं मेल एंड फीमेल, मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट। ठीक है, अब इनको मिला के क्या करना है? प्रोजेनी बनानी है। अब डीएनए इनके पास में क्या है? इनके पास में डीएनए है और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होता है, पता है आप लोगों को। तो जब तक कॉपी नहीं बन जाएगी तब तक आगे प्रोजेनीज में कैसे ट्रांसफ़र होगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? तो डीएनए की कॉपी होना बहुत ज़रूरी है अगर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why is the variation beneficial to the species but not necessarily for the individuals? मतलब क्या है? वेरिएशंस बेनिफिशियल होती है स्पीशीज़ के लिए, बट
ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के लिए भी उतनी ही ये बेनिफिशियल हो। सबसे पहले तो यही समझो कि वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना, चेंज CHANGE, चेंज होना या फिर कोई भी चेंज आना, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से प्रोजेनीज में। अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज आता है तो प्रोजेनी के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो प्रोजेनी होती है उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल क्यों होता है, वाई, बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल्स। वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज़ देन इंडिविजुअल्स बिकॉज for a species the environmental conditions may change, environmental conditions change हो जाती हैं and their survival becomes difficult। अब देखो कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एग्जाम्पल को पहले मैं एक बार वैसे समझा देती हूँ कि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो टेम्परेट रीजन्स में टेम्परेट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो वाटर है उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो क्या होगा, बैक्टीरिया मरना शुरू कर देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया मरना शुरू कर देंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया वेरिएंट्स होंगे, जिन बैक्टीरिया में वेरिएशंस होंगी, वो बैक्टीरिया अपने आप को रेसिस्टेंट बना लेंगे, किससे, टेम्परेचर से, ठीक है। वो बैक्टीरिया अपने आप को टेम्परेचर से रेसिस्टेंट बना लेंगे और वो बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन, अब इसको लिखना कैसे है ये समझ लो। If there were a population of bacteria living in temperate water, ठीक है, टेम्परेट वाटर में रह रही है पॉपुलेशन अगर बैक्टीरिया की, और टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर दिया जाए या फिर वो इंक्रीज हो जाए बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट्स रेसिस्टेंट टू हीट, रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंट का मतलब होता है जो अपने आप को बचा लें, किससे, हीट से, ठीक है, वो सर्वाइव, वो बच जाएंगे और ग्रो कर देंगे, आगे ग्रो होते चले जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आगे अपनी प्रोजेनीज बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। हाउएवर ऑल द वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरीली बेनिफिशियल फॉर द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं है कि कोई वेरिएशन आई है वो बेनिफिशियल ही हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पेज नंबर 133 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हाउ डज बाइनरी फिशन डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन से कैसे डिफरेंट होता है। पहले तो यही समझो कि बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन कौन से रिप्रोडक्शन के हैं ये एग्जाम्पल्स, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फिशन और इसमें मल्टीपल फिशन, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बाइनरी फिशन क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है। बाइनरी फिशन का मतलब होता है जब एक सिंगल सेल डिवाइड करती है दो इक्वल डॉटर सेल्स में, जब एक बाइनरी सेल डिवाइड करेगी दो डॉटर सेल्स में तो क्या होगा, वो डिवीज़न कहलाएगा बाइनरी फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होना, फिशन का मतलब होगा डिवीज़न होना, ठीक है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड द बैक्टीरिया। देखो क्या किया, अमीबा एक सेल है, क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ, उसके बाद में न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ, ये क्या था, ये था न्यूक्लियस। उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद में दो डॉटर सेल्स बन गई हैं, दो डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हुआ है एक सिंगल सेल से, ये कहलाएगा बाइनरी फिशन। अब मल्टीपल फिशन देखो क्या है, मल्टीपल का मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा, मल्टीपल का मतलब क्या है, दो से ज़्यादा। जब दो में ब्रेक होता है तो बाइनरी फिशन होता है, तो हम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितनी भी बन सकती हैं, पर दो वाले का क्या होगा, बाइनरी फिशन होगा,
ठीक है, बाइनरी फिशन, अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। जब एक सेल डिवाइड करेगी बहुत सारी डॉटर सेल्स में, 3 4 5 6 7 8 बना देगी, तो क्या कहलाएगा वो? प्लाज्मोडियम तब वो कहलाएगा मल्टीपल फिशन, और प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। क्या हुआ ये देखो, प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो मैनी डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे, मैनी डॉटर सेल्स बनी है यहाँ पे, और ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल फिशन का प्लाज्मोडियम। ओके, जब बहुत सारी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर ऑर्गेनिज्म स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा? क्या नए मतलब उनके लिए वो बेनिफिशियल होगा? कैसे होगा? स्पोर्स का क्या होता है? सबसे पहले तो यही समझो कि स्पोर्स किसको कहते हैं। स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और आपको पता है कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है? प्रोजेनीज बनती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? जब स्पोर्स से नई सेल्स बनती हैं, मतलब जब स्पोर्स से इनकी प्रोजेनीज बनती हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यही जब एक इनके लिए अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब इनके लिए कंफर्टेबल कंडीशंस आती हैं तो ये डॉटर सेल्स बना लेती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम वुड बी लार्ज। एक स्पोरेंजियम, ये क्या है? ये स्पोरेंजियम है। ठीक है, स्पोरेंजियम का मतलब क्या है? जिसके अंदर स्पोर्स हों। ये क्या है? स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स क्या होंगे? ज़्यादा मात्रा में होंगे। ओके, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन अंडर फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर्स आर कवर्ड बाय द थिक वॉल्स। अपने आप को मॉइस्चर से बचाने के लिए, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने का मतलब क्या है? अपने आप को जब कोई ऐसी कंडीशन आई कि वहाँ पे ये इनका मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म होने लग जाए, मतलब ये डिहाइड्रेट होने लग जाए, तो उससे बचने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? उससे बचने के लिए इनको अपने बाहर थिक वॉल्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और वो थिक वॉल्स क्या करेंगी? इनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। स्पोर्स के बाहर थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं स्पोर्स को। ओके, प्रोटेक्ट करेंगी स्पोर्स को। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल क्या है? आप लोगों को पता होगा। ये देखो आप लोग, अरे भाई क्या गड़बड़ हो गई। ये देखो राइजोपस, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना कि स्पोर्स बेसिकली क्या है? एक तो नंबर ऑफ प्रोजेनीज, मतलब जो इनके अंदर डॉटर सेल्स बनेंगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेंगी। ओके, और दूसरा क्या है? ये अपने बाहर में थिक वॉल्स को रखते हैं ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिली दे विल ग्रो। ओके, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 समझो क्या है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स cannot give rise to new individuals through regeneration। रीजनरेशन से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्यों नए इंडिविजुअल्स नहीं बना सकते? क्वेश्चन का ये मतलब है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन में जैसे कि लिजार्ड है, ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में क्या होता है? लिजार्ड के केस में आपने देखा होगा लिजार्ड की टेल कट जाती है तो क्या होगा? वो कुछ टाइम बाद रीजनरेट हो जाती है, उसकी टेल वापस से रीजनरेट हो जाती है। तो क्या होगा? वापस से नई ये टेल उसकी बन गई। लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? टिश्यूज़, ऑर्गन, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को पता है अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं, तो इनके लिए क्या होगा? इनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स चाहिए होंगी जनरेट करने के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी में स्किन होती है, वो भी रीजनरेट करती है।
आपका जो ब्लड है वो भी रीजनरेट की कैपेसिटी दिखाता है, मसल्स में भी रीजनरेशन देखने को मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्ट कट जाए वो दोबारा अपना वापस से आ जाएगा, ठीक है, वापस से रीजनरेट नहीं होगा। तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स एट हायर कॉम्प्लेक्स लेवल कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। All these organ system and interconnected and work in full coordination। क्या होगा, जितने भी ऑर्गन होंगे ऑर्गन सिस्टम में उनका फंक्शन कोऑर्डिनेशन में चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्या होगा, अलग अलग ऑर्गन्स होंगे बट उनका फंक्शन इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो क्या है भाई, एक ऑर्गन से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके सारे ऑर्गन्स बना देगा बॉडी का, ऐसा नहीं है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में नहीं पॉसिबल। ओके, दे कैन रीजनरेट अ फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स लाइक स्किन, ब्लड, मसल्स एक्सेट्रा बट कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया ना, जैसे मसल्स में रीजनरेशन होगी, स्किन में होगी, बट कंप्लीट बॉडी पार्ट्स नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। इसको कुछ टाइप के प्लांट्स में देखा गया है, प्रैक्टिसाइज किया गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ए सेल्यूलर मोड होता है किसका, प्लांट्स के अंदर। क्या होता है इसके अंदर, ये दो टाइप का होता है, ये नेचुरल वाला होता है और ये आर्टिफिशियल होता है। ये इसमें दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल। जो खुद से हो नेचुरली, जो खुद से जिनका आगे प्रोजेनिस बने, मतलब प्लांट है, प्लांट से दूसरा प्लांट बन गया, दूसरे प्लांट से फिर एक नया प्लांट बन गया उसी के जैसा, तो वो नेचुरली चलने वाला क्या कहलाएगा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जो हार्मोन्स वगैरह प्रोवाइड करें। अगर हमने क्या किया, आर्टिफिशियली प्रोपगेट किया है तो उसमें हार्मोन्स डालने पड़ेंगे, और हार्मोन्स कैसे होंगे, ग्रोथ हार्मोन्स जो ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, आगे फ्रूट्स बनाएंगे। तो क्या होगा, आर्टिफिशियली, मतलब हमने अपने हाथों से किया है वो, तो वो प्रोपगेशन कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ आर्टिफिशियल टाइप। ओके, क्रॉप्स लाइक ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल डू नॉट हैव वाएबल सीड्स। इनके वाएबल सीड्स नहीं होते हैं। वाएबल सीड्स का मतलब है जो आगे जाके और नए प्लांट्स को बना सकें, ठीक है। नॉन वाएबल, वाएबल का मतलब आप लोगों को पता है ना अच्छे से। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी यूज्ड, इस जगह पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ अ रैपिड, चीप एंड ईजियर मेथड टू ग्रो क्रॉप्स। भाई एक तो ये बात है कि ये बहुत जल्दी इससे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, दूसरा ये है कि ये हमें सस्ता पड़ जाता है और इजीली हमें देखने को मिलता है कि हमारी क्रॉप्स बहुत जल्दी हमें रिजल्ट दे रही है। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स। देखो काफ़ी जगह ऐसी होती है, या तो आप उसको सोइल की क्वालिटी का नाम दे दो या आप वेदर कंडीशंस का नाम दे दो, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाए, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज़ करेंगे। ओके, अ गुड क्वालिटी ऑफ वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड। अब देखो भाई, एक बहुत अच्छी खासी अगर आपको वेराइटी चाहिए, कोई आपको क्वालिटी प्रिजर्व करनी है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू आप उसको प्रिजर्व भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई इज द डीएनए कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉपी होना एक असेंशियल पार्ट क्यों है। भाई डीएनए का कॉपी होना बार बार ये आ रहा है, एक पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो। देखो डीएनए का कॉपी होना सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स में है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होगा, तो बिना कॉपी के वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, पहले उसकी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, ठीक है। देखो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि उसको स्टडी मटेरियल आपसे चाहिए, ठीक
ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप अपना स्टडी मटेरियल उठा के पूरा और पूरे साल के लिए उसको पकड़ा दोगे। आप क्या करोगे, आप बोलोगे उसको कि तू जेरोक्स कॉपी करवा ले, जेरोक्स करवा ले, फिर तेरे पास में एक नया मटेरियल हो जाएगा और मेरे पास में मेरा ओरिजिनल वाला है पढ़ने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि कॉपी करा के आप ले लो, अपने फ्रेंड को आपने ये बोला, तो वहाँ पे कॉपी हुई क्योंकि आपके फ्रेंड को भी नोट्स चाहिए थे। वैसा ही केस यहाँ पे है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोजेनी के अंदर जा रही है पेरेंट्स से, तो क्या होगा, कॉपी होना जरूरी है इन्फॉर्मेशन का, तभी वो प्रोजेनीज के अंदर जाएगी। ओके, बिकॉज इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी होना जरूरी है। अ कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस चलती हैं रेप्लिकेशन के थ्रू। आप 12th में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए की कॉपी बनती है और वो कॉपी क्या होंगे, आगे ट्रांसफ़र हो जाती है प्रोजेनीज में। ओके, resulting in 2 copies of the DNA along with the additional cellular structure। additional cellular structure से क्या मतलब है, DNA का आपको समझ में आता है, क्रोमोसोम, जीन्स, न्यूक्लियस, सेल, ये सब की बातें चल रही हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है। सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, जितने भी सेल के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारे सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। ओके, डीएनए कॉपिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस which is then followed by the cell division into 2 cells। देखो क्या होगा, बहुत अच्छी बात आई है यहाँ पे, ये कोई सेल है। अब देखो डिवीज़न समझने से पहले ना आप एक चीज़ को क्लियर कर लो, यहाँ पे 2 टाइप का डिवीज़न होता है। वो डिवीज़न क्या है, अगर यहीं पे क्लियर कर लोगे तो आपको आगे कोई भी इशू नहीं आएगा। देखो क्या होगा, माइटोसिस डिवीज़न होता है, एक माइटोसिस डिवीज़न होता है, दूसरा होता है मियोसिस डिवीज़न। ये 2 टाइप के डिवीज़न देखने को मिलते हैं। अब जहाँ पे माइटो वर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे माइटो वर्ड आ जाता है इसका मतलब है कि इक्वेशनल डिवीज़न है। इक्वेशनल का मतलब समझते हो, बराबर बराबर मात्रा में। क्या है, डॉटर सेल्स में जैसे कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या होगा, आधा एक डॉटर सेल में चला जाएगा जेनेटिक मटेरियल और आधा दूसरी डॉटर सेल में चला जाएगा। जैसे कि आपकी मदर के पास खाने के 2 चिप्स के पैकेट हैं, ठीक है, तो आपकी मदर ने क्या किया, एक आपकी सिस्टर को दे दिया और एक आपको दे दिया, तो वहाँ पे कौन सा डिवीज़न होगा, वहाँ पे होगा इक्वेशनल डिवीज़न। मतलब बराबर 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 नहीं, बराबर बराबर इक्वल मात्रा में किया गया डिवीज़न इज इक्वेशनल डिवीज़न। ओके, मियोसिस डिवीज़न का मतलब है जहाँ पे डिवीज़न इक्वेशनल नहीं होता है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीज़न इसको बोलते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब है, इस टर्म से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो क्योंकि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनती है, जहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न में 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस भी 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 से 2 डॉटर सेल्स बनी और उसके बाद में क्या होगा, मियोसिस 2 में भी 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। तो टोटल इसमें कितनी देखने को मिलेंगी, 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी। तो जहाँ पे भी मियोसिस डिवीज़न आता है आप समझ लेना रिडक्शन डिवीज़न है, वहाँ पे 4 डॉटर सेल्स देखने को मिल रही हैं। और माइटोसिस का मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न। ओके, तो क्या होगा, डिवीज़न होता है इनटू 2 सेल्स, तो डीएनए की कॉपी भी हो जाती है। डीएनए की कॉपी होती है क्योंकि सेल का डिवीज़न हुआ है। ओके, अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 140 पे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पोलिनेशन कैसे डिफरेंट है। देखो भाई, पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमीट्स, पोलन ग्रेन का मतलब है मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स का ट्रांसफ़र होना टू द फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, फीमेल गैमीट क्या है, यहाँ पे समझो पिस्टिल या फिर कार्पल, ये है फीमेल गैमीट। अब पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा,
ये है स्टाइल और ये है ओवरी। तो क्या होगा, यहाँ पे है मेल गैमीट, ये है पूरा एंथर, ये पार्ट पूरा क्या है, इसको बोलते हैं स्टेमन, क्योंकि इसके अंदर एंथर प्लस में फिलामेंट, ये है एंथर और जो इसका स्टोक होगा उसको बोलेंगे फिलामेंट। ये क्या है, मेल गैमीट, और ये क्या है, फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट से क्या बनते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे जाके, तो ये ट्रांसफर कहलाएगा पोलिनेशन। पोलिनेशन कहलाएगा पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, ये पोलिनेशन की आपको अच्छे से क्लियर हुई टर्म। अब उसके बाद में देखो क्या है, द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटर्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट। अब देखो भाई, ना तो पोलन ग्रेन्स के पैर हैं, ना ही स्टिग्मा के पैर हैं कि आपस में दोनों एक दूसरे के पास में चले जाएं। पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेके जाने का काम कौन करेगा, पोलिनेटर्स करेंगे। ये कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ये एजेंट्स होते हैं जिनको पोलिनेटर्स बोला जाता है। वो एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकते हैं और इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। एयर कैसे होगी, जैसे पोलन ग्रेन्स एंथर में से निकल गए, अब हवा चलेगी, हवा चलते ही दूसरे फ्लावर पे जाके पोलन ग्रेन्स स्टिक हो जाएंगे और उसके बाद में क्या होगा, पोलिनेशन, वो चीज़ को पोलिनेशन कहलाएंगे। पानी में कैसे होगा, पानी में पानी बह रहा है, पानी के थ्रू पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट के थ्रू कैसे होगा, बटरफ्लाई है, किसी भी फ्लावर पे जाके बैठी बटरफ्लाई, तो जैसे बटरफ्लाई जाके बैठी उसकी बॉडी पे, बटरफ्लाई की बॉडी पे क्या होगा, पोलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। अब यही बटरफ्लाई क्या करेगी, दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी और यहाँ पे इस पोलन ग्रेन्स को ये ट्रांसफ़र कर देगी, तो ये भी पोलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इट टेक्स प्लेस इन द ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो क्या था, मैंने अभी अभी बताया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऐसे बताया ना मैंने। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मेल गैमीट फ्यूज विद द, फ्यूजन होगा किसके साथ में, फीमेल गैमीट के साथ में, ठीक है, गैमीट, एक मिनट रुको। और इससे क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा जाइगोट, इससे बनेगा जाइगोट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, What is the role of seminal vesicle and the prostate gland? Prostate gland और seminal vesicle का क्या रोल होता है। देखो क्या करेगा ना, seminal vesicle प्रोवाइड करेगा अ फ्लूइड मीडियम फॉर द इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट होना है, तो ये अगर देखो, अगर खाली स्पर्म्स हैं तो क्या होगा, इसके अंदर ये फ्लूइड नहीं प्रेजेंट है, खाली स्पर्म्स है, तो सबसे पहले तो ये प्रोटेक्ट किससे होंगे, ये प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे और ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। क्या करेगा, जो सेमिनल वेसाइकल का जो फ्लूइड है वो 75 to 85% कंटेन करेगा, इसके अंदर ये फ्लूइड होगा और इसको क्या बोलते हैं, इसको सीमेन बोलते हैं, ठीक है, इसको सीमेन बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए स्पर्म्स का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मीडियम होता है जो कि हमें सेमिनल वेसिकल से मिलता है, ठीक है। टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। दीज सिक्रीशंस आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। सबसे पहले तो यही समझो, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, सेमाइनल वेसाइकल या फिर सेमिनल वेसाइकल, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक मीडियम है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक फ्लूइड मीडियम है, ठीक है। स्पर्म्स हैं, ऐसा समझो, स्पर्म्स हैं और ये फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ये किसकी सिक्रीशन, ये सिक्रीशन है सेमिनल वेसाइकल की, ठीक है। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। किसकी फॉर्म में, कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम्स वगैरह, इनकी फॉर्म में ये क्या करेगा, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और दूसरा क्या है, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाएगा,
ओके, स्पर्म्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाएगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में समझो, पर उससे पहले ये डायग्राम देख लो क्या है। देखो सेमाइनल वेसाइकल, ये देखो यहाँ पे है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मीडियम, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर देगा और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा। ओके, अच्छे से समझ लो, ये क्या है, ये टेस्टिस है और ये क्या है, स्क्रोटम है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और क्या है, ये वास्ट डिफरेंस है, ये देखो ये वास्ट डिफरेंस है, ये कनेक्टेड है किससे, टेस्टिस से। ओके, अब देखो क्या है, व्हाट आर द चेंजेस सीन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक्स प्लेस। सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है, बच्चे के बाद में क्या होता है, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी एज आती है, तो उसके बाद में बोलते हैं ना ये मैच्योर हो गया है। तो मैच्योर होने से क्या मतलब है, मैच्योर होने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। वॉइस बिकम थिन, वॉइस बिकम थिन, पता है लड़कों के केस में भी, बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी आवाज़ चेंज हो जाती है। ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, ये किसके केस में है, ये गर्ल्स के केस में है, ठीक है। और बॉयज़ के केस में क्या होगा, उनका जो बॉडी डेवलपमेंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। गर्ल्स के केस में क्या होगा, हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी अंडर आर्म्स, हैंड्स और लेग्स पे। साइज ऑफ द यूट्रस एंड द ओवरी इंक्रीज, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे क्या हैं, ये गर्ल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बॉयज़ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनके अंदर हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। हॉर्मोन्स जो उनका होता है ना कि हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स अच्छे से उनको गुस्सा आता है, क्यों आता है, मैच्योरिटी होती है, इरिटेशन होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, क्योंकि हार्मोन चेंजेस हो रहे होते हैं। ओके, आवाज़ उनकी ऐसी मतलब थोड़ी सी होती है ना, मोटी आवाज़ हो जाती है, वैसे हो जाता है, उनका फिजिक बहुत अलग सा हो जाता है, ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, देखो एम्ब्रियो को मदर की बॉडी के अंदर नरिशमेंट कैसे मिलती है। द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर अबाउट 9 मंथ्स, ये आप लोगों को पता है 9 मंथ्स तक बेबी का डेवलपमेंट चलता है और उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या है, इसका डेवलपमेंट चलता है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देखो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जायगोट बना, और जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद में जो यूट्रस होगा, यूट्रस की लाइनिंग क्या होंगी, थिक होनी शुरू हो जाएंगी। द ब्लड फ्लो इज गुड टू नरिश ग्रोइंग एम्ब्रियो, और ब्लड फ्लो कैसा होगा, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा खासा मतलब सही होगा ताकि बेबी को नरिशमेंट मिले। ओके, प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू विच इज एम्बेडेड इन यूट्रीन वॉल, यूट्रीन वॉल के अंदर प्लेसेंटा डिस्क शेप का स्पेशल टिश्यू होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। ओके, देखो ये क्या है, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ओके, और ये क्या है, ये पूरा प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा, देखो ये पार्ट पूरा प्लेसेंटा का दिखाया हुआ है। अब जो भी यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, ठीक है, मतलब एनर्जी का, या फिर आप बोल दो जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो किसके थ्रू जाएगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू पास आउट होगा, ठीक है। एंड helps the embryo to get the nourishment from the mother. Placenta has villi. Placenta के पास में क्या होती है, विलाई होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं। दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा पे क्या है, विलाइज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल हो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज का पॉसिबल हो तो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है विलाइज की वजह से। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ वुमेन is using copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्या कॉपर टी प्रोटेक्ट कर सकता है एक वुमेन को, क्वेश्चन में ये दिया गया है।
नहीं कर सकता, नो, बिकॉज यूसेज ऑफ कॉपर टी कैन नॉट स्टॉप द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब देखो कॉपर टी का बेसिकली काम क्या होता है, कॉपर टी को इंसर्ट किया जाता है, कुछ इस शेप में होता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ पे ना हो, इसलिए कॉपर टी को क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इट डज नॉट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमेन। अब देखो बॉडी फ्लूइड जिसको सीमेन बोला जाता है उसकी एंट्री को ये ब्लॉक नहीं करेगा, एंड इट ओनली प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। यूट्रस में ये सिर्फ एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने से बचाएगा, ना कि ये सीमेन का ट्रांसपोर्ट को रोकेगा, सीमेन की एंट्री को रोकेगा। अगर सीमेन की एंट्री हो गई किसके अंदर, फीमेल के अंदर, क्या होगा, उससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो कॉपर टी कोई हेल्प नहीं करेगा। ओके, ये देखो ये क्या है, कॉपर इंट्रायूटेरिन डिवाइस। आईयूडी का मतलब क्या है, जब मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रही थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था आईयूडी स्टैंड्स फॉर इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। यूट्रीन के अंदर जो डिवाइसेस करी जाती हैं इंजेक्ट, उनको कॉपर या फिर इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस बोला जाता है, ठीक है। कॉपर टी इसका एक एग्जाम्पल है, ओके। इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस का एग्जाम्पल है कॉपर टी। ये देखो ये क्या है, ये कॉपर टी है और ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन से बचा देगा, ओके। अब देखो क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 141 पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अब। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर, ईस्ट के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, लेशमानिया के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई एग्जाम्पल है ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, ठीक है। ऐसे था ना, एक छोटी सी बर्ड निकल जाती है और ये बर्ड मैच्योर होने के बाद में डिटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और ये अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो कर लेगी, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखो क्या होती है। अ स्मॉल प्रोटोबेंस इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पेरेंट सेल दैट ग्रोज इन फुल साइज फॉर्मिंग अ बर्ड। क्या किया, पेरेंट बॉडी थी, ठीक है, पेरेंट बॉडी पे छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, एक स्मॉल प्रोटोबेंस। प्रोटोबेंस का मतलब क्या होता है, आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ, ग्रोथ जो बाहर की तरफ हो, आउटसाइड, तो उसको बोलेंगे आउट ग्रोथ। और ये ग्रोथ क्या होगी, मैच्योर हो जाएगी, अपने आप को मैच्योर कर लेगी, तो उसके बाद में ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगी और अपने आप को ये इंडिविजुअली ग्रो कर लेगी। तो ये है बडिंग में, और ये यीस्ट के केस में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के केस में कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, क्या नहीं करता, देखो ओवरी प्रेजेंट होती है, यूट्रस भी प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब भी होती है, क्या नहीं प्रेजेंट होता, वास डेफरेंस। ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या करता है, vas deferens is the part of male reproductive system. Its function is to transport the mature sperms to the urethra. यूरेथ्रा तक मैच्योर स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है vas deferens. It also carries the urine to the outside of the body. तो इसके ड्यूअल फंक्शन हो गए, एक फंक्शन क्या है, मैच्योर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट कराना, दूसरा यूरिन को क्या करना, मेल की बॉडी से यूरिन को बाहर की तरफ में कैरी करना, ठीक है। तो ये क्या करवाएंगे, वास डेफरेंस करवा देगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, द सेपल, ओव्यूल, पिस्टिल और द पोलन ग्रेन। देखो जो ये पार्ट्स हैं, ओव्यूल, सेपल, पिस्टिल, ये किसके पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं, ये पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के। ये जितने भी पार्ट हैं ये किसके हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। सेपल्स क्या है, सेपल्स एसेसरी पार्ट है, और ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओव्यूल्स, पिस्टिल, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं किसके अंदर, एंथर के अंदर। देखो मैंने बताया था बाइलोब्ड एंथर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड एंथर। नीचे क्या होगा, नीचे होगा फिलामेंट, ये होगा फिलामेंट, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, स्टैमेन,
ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट, ओके। और ये है एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स, ओके। पोलन ग्रेन गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कौन बनाता है, पोलन ग्रेन्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा एडवांटेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं, तो वो एडवांटेजेस क्या हैं, देखो। द ऑफस्प्रिंग हैज़ द कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स। देखो भाई, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ है, आप अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हो, तो क्या है, आपके अंदर आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे। इट एंश्योर्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, क्योंकि ईजिली अडेप्ट कर लेती हैं। जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की जो स्पीशीज़ होती हैं वो ईजिली अपने आप को अडॉप्ट कर लेती हैं। देखो कैसे, अब बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब गर्मी की वजह से हमारी मौत तो नहीं आई, हम मरे तो नहीं ना, तो क्या होगा, हमारी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है सर्दी में, तो क्या होगा, बॉडी उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उनके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़ को इंश्योर करती हैं, मतलब सर्वाइवल होगा उस स्पीशीज़ का जो ईजिली अडेप्ट कर लेंगी, ठीक है। मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल कॉपीज बन जाती हैं डॉटर सेल्स में, जैसा पेरेंट सेल होगी वैसी डॉटर सेल्स बन जाएंगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। अब आप अपने फादर के बिल्कुल सेम तो नहीं दिखते हो, आपकी हाइट मैच कर सकती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन मैच कर सकता है, लेकिन हर चीज़ अपने पेरेंट्स से मैच नहीं हो सकती है, तो उसको वेरिएशंस बोला जाता है। तो ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, ओके। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ ह्यूमन। अब देखो भाई, आपके अंदर अडेप्शन की कैपेबिलिटी है तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ओके। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, ये देखने को मिला है। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं अच्छे से। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है। टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, स्क्रोटम में। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाहर की तरफ ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या है, इनको टेम्परेचर चाहिए होता है लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, तो वो क्या अपने आप को ये बाहर प्रेजेंट करते हैं, इनकी बाहर की तरफ में लोकेट होते हैं, तो ये अपने आप को जो इनको टेम्परेचर चाहिए वो उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। इनको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे। अगर वही टेम्परेचर मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर ही मिलेगा, तो क्या होगा, ये इनके फंक्शंस अच्छे से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या है टेस्टिस के, प्रोड्यूस स्पर्म्स, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, किसको, टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीशन का काम कौन कराएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करवाने का काम करवाएंगे टेस्टिस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज़। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉयज़ में देखने को मिलते हैं, ओके। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। देखो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ द वेजाइनल लाइन विच स्टार्ट्स बिटवीन द प्यूबर्टी एंड द लास्ट टिल मीनोपोज। प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होती है और मीनोपोज के टाइम पे 45 to 50 की एज तक में ये देखने को मिलता है। मीनोपोज कहलाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद हो जाती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी आपको बंद हो जाए, जहाँ पे स्टॉप लग जाता है उसको मीनोपोज बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, एवरी मंथ एन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज। मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और ये क्या करेंगी,
ये हर मंथ रिलीज करेंगी किसको, एग को। एक मिनट रुको आप लोग, ये देखो कुछ ऐसा सा बनाया है मैंने, ये क्या है, इनसे क्या निकलेगा, इनसे निकलेगा एग। तो एक बार इधर से निकलेगा और एक बार इधर से निकलेगा। ये क्या है, ये है फेलोपियन ट्यूब और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब क्या है देखो, एक टाइम पे एक एग का रिलीज हुआ, ठीक है, यूट्रस के अंदर, और क्या करेगा, ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इस एग का, देखो एक एग का रिलीज हुआ था, अब अगर उसको मेल गैमेट नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस गेट थिकेंड एंड इज सप्लाइड विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर द एम्ब्रियो। भाई देखो सारी तैयारियां चल रही थी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सारी तैयारियां चल रही थी। अब एग रिलीज हुआ लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो एग विमेन की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया। देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एग एंड द स्पर्म, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग डज नॉट टेक प्लेस, सो व्हेन द एग इज डज नॉट गेट फर्टिलाइज द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक स्लोली रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या करेंगी, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो स्लोली ब्रेक करने लग जाएंगी, जो कि यूट्रस की लाइनिंग कैसी हो गई थी, थिक होने लग गई थी। लेकिन क्या करेंगी, यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक हो जाएंगी और उनसे क्या होगा, रिजल्ट इन द मेंस्ट्रुएशन। ओके, 7th क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पे आप करके दिखाओ लेबलिंग की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखो भाई ये क्या होते हैं, ये पेटल्स होते हैं, ये हैं पेटल्स, ओके, ये हैं पेटल्स। अब देखो पेटल्स हैं, ये क्या है, एसेसरी पार्ट्स हैं, रिसेप्टेकल, पेडिसल, ये रिसेप्टेकल्स हैं जिनसे अटैच होता है, और ये इसका पेडिसल है, ये इसकी डंडी है फ्लावर की। हिबिस्कस फ्लावर को आप देखो उठा के, नीचे की जो डंडी है उसको पेडिसल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर के अटैच होते हैं उनको रिसेप्टेकल्स बोला जाता है, ठीक है। और क्या होगा, ये पेटल्स कहलाएंगी। और इसके बाद में मेल और फीमेल पार्ट्स देखेंगे फ्लावर के क्या होते हैं। देखो स्टेमन क्या है, ये है मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और कार्पल पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। क्या है ये देखो, यहाँ पे मैं अच्छे से बना के दिखाती हूँ आपको। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या कहलाएगा, ये है पिस्टल या फिर इसको कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन का मैंने आपको बताया था एंथर, और ये नीचे वाला क्या है, फिलामेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्लावर के पार्ट्स। उसमें क्या क्या है फिर से एक बार समझ लो अच्छे से। एंथर और फिलामेंट मिलके बनाएंगे स्टेमन, और ये कहलाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो येलो है ऊपर ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये है एंथर, और जो नीचे ये डंडी है ये फिलामेंट है, और इनकम्प्लीट को बोलेंगे स्टेमन। ओके, यहाँ पे समझो, ये देखो जो सेंटर वाला पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट है इसको कहेंगे, उसको कहेंगे पिस्टल या फिर कार्पल, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होगा, स्टाइल, ओवरी एंड द ओव्यूल, और इसके अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट होता है। ओव्यूल कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर। ओव्यूल कहाँ में होगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, अब देखो क्या है 8th क्वेश्चन। What are the different methods of contraception? कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, अवॉइड करना प्रेगनेंसी को, तो वो कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। अब 4 मेथड्स में ये डिवाइड किया गया है। एक होता है नेचुरल मेथड, भाई नेचुरली कॉन्ट्रासेप्शन हो तो उसको नेचुरल मेथड से बोला जाएगा कि नेचुरल मेथड से कॉन्ट्रासेप्शन हुआ है। दूसरा होगा बैरियर मेथड, तीसरा होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और चौथा होगा इम्प्लांट्स एंड द सर्जिकल मेथड। ये हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। देखो क्या होगा, नेचुरल मेथड में क्या है। इन दिस मेथड द मेन फोकस इज टू अवॉइड द मीटिंग ऑफ द स्पर्म्स एंड द ओवम। भाई नेचुरल मेथड जो है, वैसे तो हर मेथड में मेन फोकस यही रहेगा कि मेल और ओवम का और एग का, मेल या फिर फीमेल के स्पर्म्स और एग का मीटिंग होने से बचाए, उनके फ्यूजन होने से बचाए, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग द मेटिंग फ्रॉम 7th to 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के
10th to 17th डे तक अवॉइड करें तो इससे क्या हो जाएगा, नेचुरली कॉन्ट्रासेप्ट हो जाएगा, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, देखो 10th to 17th ये पीरियड कैसा होता है, ये पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट किया जाता है। क्या होता है ना, 14th डे, 15th डे, 16th डे, इन डेज में क्या देखने को मिलता है, इन डेज में ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, मतलब जो एग है उसका रिलीज होना देखने को मिलता है। तो ओव्यूलेशन है मतलब कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या है, 10th to 17th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अवॉइड करें टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, और ये मेथड क्या है, नेचुरल मेथड। ओके, अब नेक्स्ट समझो क्या है, बैरियर मेथड। In this method, the meeting of the sperm and ovum is avoided by using a barrier, जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह, सर्वाइकल कैप्स वगैरह, डायफ्राम्स वगैरह, ये चीज़ें यूज़ करके, मतलब एज अ बैरियर यूज़ करके मीटिंग स्पर्म्स की और ओवम का फ्यूज़न होने से बचाया जा सकता है, उसको बोला जाता है बैरियर मेथड, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थर्ड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इन दिस मेथड द पिल्स आर टेकन ऑरली, पिल्स ऑरली ली जाती हैं और ये पिल्स क्या करेंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देंगी। अब हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये पिल्स कैसे हेल्प करेंगी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं हुई लेडी, ठीक है, और क्या हुआ, अवॉइड करवा दिया। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन का एक तरीका है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन इसका नाम है। ओके, अब देखो क्या है फोर्थ, इम्प्लांट्स एंड द सर्जिकल मेथड। इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड, इन दिस मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस लाइक द कॉपर टी, मैंने आपको बताया था कॉपर टी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जिसको बोला जाता है। अ लूप कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। देखो भाई, स्पर्म और इसकी ओवम की मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्जिकल मेथड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक कर दी जाती है। जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं उनसे जो फेलोपियन ट्यूब होती हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं। अब ब्लॉक कर दी गई हैं तो क्या होगा, एंट्री नहीं हो पाएगी। स्टॉप ऑफ द एग, वास्ट डिफरेंस इज ब्लॉक्ड इन मैन एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ स्पर्म। देखो भाई, फीमेल्स के केस में तो एग का रिलीज होना होता है और मेल्स के केस में स्पर्म, ठीक है। अब इन दोनों की मीटिंग होने से बचाना है तो सर्जिकल मेथड से क्या करेंगे, फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे, और मेल के केस में है तो मेल में वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर देंगे ताकि स्पर्म्स का क्या हो पाए, स्टॉप हो जाए फ्लो। ओके, बेसिकली ये स्पर्म्स और एग के फ्लो को स्टॉप करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, इनको सर्जिकल मेथड्स बोला जाता है। कॉपर टी के केस में क्या है, ये बात आप याद रखना, कॉपर टी के केस में इम्प्लांटेशन नहीं होता एम्ब्रियो का, ठीक है। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो ग्रो कैसे करेगा, तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट कैसे हैं। द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर फिजन, बडिंग। फिशन और बडिंग क्या करेंगे, यूनिसेल्युलर में रिप्रोडक्शन के मोड्स दिखाएंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं फिशन और बडिंग। द सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, मैंने आपको बताया था फिशन में 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ऐसे ही बडिंग में होता है, छोटी सी बड बन गई, वो अपने आप को फिर मैच्योर करके क्या करेगी, पेरेंट की बॉडी से डिटैच कर लेगी। तो ये है यूनिसेल्युलर के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मल्टीसेल्युलर में क्या होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर द रिप्रोडक्शन। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, मोड्स हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के। ओके, इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स द रिप्रोडक्शन इज थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स के केस में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे मेटिंग होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
हाउ डज द रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीशीज, स्टेबिलिटी को कैसे प्रोवाइड करती हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, देखो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। क्या होगा? प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज बाय द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उनसे नई उन्हीं के टाइप की स्पीशीज का प्रोडक्शन होना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। दिस इज डन टू मेंटेन द पॉपुलेशन। अब देखो भाई, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज आप लोग मान लो, वो रिप्रोडक्शन कर रही है और आगे नई प्रोजेनिस अपनी बना रही है। अब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, सपोज करो इस पॉइंट पे रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या आगे की प्रोजेनिस बनेगी? ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, तो क्या होगा? इनकी तो भाई पॉपुलेशन यहीं पे ख़त्म हो गई। तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड टू कीप अ चेक ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। अब अगर स्टेबल ही नहीं है तो आप कैसे देखोगे कि कितना बर्थ रेट निकल रहा है? नंबर ऑफ बर्थ रेट क्या है और नंबर ऑफ डेथ रेट क्या है? तो एक चेक देने के लिए, एक चेक करने के लिए स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो, What could be the reason for adopting contraceptive method? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था 4 मैंने अभी पीछे करवाए हैं, उनको अडॉप्ट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं? फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब देखो भाई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कहीं कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो उससे भी क्या होगा? देश में इतना कहीं पे मिल नहीं पाएगी एजुकेशन बच्चों को, ठीक है। ऊपर से फिर खाना, क्योंकि हर इंसान भी तो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, तो सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। तो पॉपुलेशन को भी तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। टू अवॉइड अनप्लैंड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू अवॉइड द ट्रांसफ़र ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ किया जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे, बाय।